हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे मुद्रास्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति, ठीक है दोस्तों। मुद्रास्फीति के बारे में यानी कि इंग्लिश में इसको बोलेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुद्रास्फीति क्या है। यही तो होता है, किसी भी टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, वो क्या है, उसकी डेफिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि मुद्रास्फीति क्या है, फिर देखेंगे वो क्यों है, मतलब कारण, मुद्रास्फीति क्यों होती है, उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा कारण, और फिर थर्ड हो जाएगा इसको कैसे मापा जाएगा। मुद्रास्फीति को मापने के कुछ होंगे ना औजार, टूल्स, तो कैसे मापेंगे वो देखेंगे हम। फिर देखेंगे नियंत्रण के उपाय। मुद्रास्फीति हो तो गई, क्यों हुई वो भी देख लिया, कैसे मापा जाता है वो भी देख लिया। तो अब उसको कंट्रोल भी तो करना है कि ऐसे ही रहेगा, कंट्रोल तो करना पड़ेगा, तभी तो पढ़ रहे हैं इसको। तो कंट्रोल करने के उपाय, नियंत्रण के उपाय, और फिर मुद्रास्फीति के प्रकार यानी टाइप्स, ठीक है। ये टाइप्स हो गए मुद्रास्फीति के, यानी कि इन्फ्लेशन के टाइप्स हो गए। इसमें फिर हो जाएगा कंट्रोल, कैसे किया जाएगा, मेजर, ठीक है। मेजर कैसे होगा, क्वेश्चन हो गया वाई और व्हाट, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है, यानी कि मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है। देखो दोस्तों, शब्द पे गौर करेंगे तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या होगा दोस्तों, यानी इन्फ्लेशन का मतलब क्या होगा कि मूल्यों में वृद्धि, ठीक है, या मूल्यों में कमी। सामान्यतः वृद्धि ही देखेंगे, ठीक है। मूल्य में परिवर्तन, मुद्रास्फीति क्या है तो आप देखोगे मूल्यों में परिवर्तन। अब परिवर्तन देखोगे तो मतलब वृद्धि और कमी दोनों आएगी, लेकिन सामान्यतः इसमें सामान्यतः वृद्धि ही देखेंगे, है ना, मुद्रास्फीति में, है ना, सामान्यतः वृद्धि देखी जाती है, यानी कि मूल्य वृद्धि को ही मुद्रास्फीति बोलेंगे सामान्यतः, ठीक है। अब मूल्यों में परिवर्तन, तब बात आएगी मूल्यों में परिवर्तन तो कैसे, क्या किसी एक वस्तु का, जैसे सेव की कीमत 100 रुपए किलो थी और 110 रुपए किलो हो गई अचानक, ठीक है, किसी न किसी कारण से, तो फिर वो मुद्रास्फीति हो गई क्या, ये तो क्वेश्चन उठेगा ना कि भाई सेव की कीमत 100 रुपए किलो थी, नॉर्मल किसी सेव की, ठीक है, तो फिर उसकी कीमत 120 रुपए हो गई, है ना। तो 120 रुपए सेव की कीमत हुई तो क्या इसको हम मुद्रास्फीति बोलेंगे, किसको बोलेंगे मुद्रास्फीति, ये तो दिमाग में आएगा ना। आपने बताया कि भाई मुद्रास्फीति मतलब मूल्य में वृद्धि या मूल्य में परिवर्तन, तो हुआ ना, मूल्य में वृद्धि हो गई, 100 रुपए से 120 रुपए हो गए। तो फिर क्या होगा दोस्तों, नहीं, सिर्फ किसी एक वस्तु की कीमत कुछ समय के लिए अगर 100 से 120 चली गई तो उसको मुद्रास्फीति नहीं देखेंगे। मुद्रास्फीति को ओवरऑल एक सामान्य स्तर पे देखा जाता है, ठीक है। मुद्रास्फीति में पूरे एक स्तर पे देखा जाता है ना, यानी कि आप क्या बोलोगे, सामान्य कीमत स्तर में, यानी सामान्य कीमत स्तर जनरली सारी की सारी वस्तुओं का जो पूरा ओवरऑल देखेंगे, है ना, किसी एक वस्तु को लेकर नहीं देखेंगे कि उसके मूल्य में परिवर्तन हुआ या उसका मूल्य बढ़ा तो वो मुद्रास्फीति नहीं, सामान्य कीमत स्तर में ओवरऑल पूरा देखा जाएगा, है ना। तो सामान्य कीमत आप ध्यान रखना हमेशा जब भी इसकी डेफिनेशन हो ना, क्योंकि मेंस में हमें डेफिनेशन और यही सब लिखना पड़ेगा, तो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन, ठीक है, या वृद्धि, सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि, ठीक है। अब इस वृद्धि को अब लगातार, है ना, वो भी क्या, लगातार, उसको क्या बोलेंगे, मुद्रास्फीति, मुद्रा स्फीति बोलेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। सामान्य कीमत स्तर में उस जो वृद्धि होगी वो भी लगातार, निरंतर, ठीक है, लगातार, निरंतर, कंटिन्यूस, आप देख लें, हाँ, निरंतर, कंटिन्यूस, कुछ भी, अगर वृद्धि कंटिन्यूस है
वो भी सामान्य कीमत स्तर मतलब हर एक मतलब जो मार्केट में हर चीज की कीमतें बढ़ रही है ना, सिर्फ एक ही चीज की नहीं, हर चीज की कीमत बढ़ रही है, वो भी सामान्य कीमत स्तर से ऊपर जा रही है, तो फिर क्या हो जाएगा, वो मुद्रास्फीति हो जाएगी। ठीक है, तो मुद्रास्फीति की डेफिनेशन हो गई, क्या समझ में आया ना कि मुद्रास्फीति क्या है? तो मूल्य में वृद्धि, लेकिन सिर्फ एक इंडिविजुअल वस्तु के मूल्य में वृद्धि नहीं, किंतु सामान्य कीमत स्तर में अगर वृद्धि होगी, और वो भी वृद्धि क्या होगी, लगातार होनी चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि मुद्रास्फीति है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारा पहला हो गया, यानी कि क्या है। अब है क्यों, कारण, पीछे कारण होता है ना, मुद्रास्फीति के पीछे कारण होता है, क्यों? तो देखो क्यों, सामान्यतः तो दो कारण होते हैं। ठीक है, शुरुआती दौर में जब मतलब मुद्रास्फीति के बारे में जब अर्थशास्त्रियों ने इसमें पता लगाया तो दो कारण ही बता पाए। एक तो क्या बोला इन्होंने, मांग जनित। ठीक है, मांग जनित, और एक क्या बताया इन्होंने, लागत जनित। ठीक है, मांग जनित और लागत जनित। तो मांग जनित क्या होता है दोस्तों, जब मांग और पूर्ति में असंतुलन, जितनी मांग है उतनी पूर्ति नहीं है पीछे, मांग और पूर्ति में असंतुलन, मांग और पूर्ति में असंतुलन। ठीक है, जब मांग और पूर्ति में असंतुलन हुआ, उसके कारण सामान्य कीमत स्तरों में वृद्धि हुई और मुद्रास्फीति हुई, तो उसको क्या बोलेंगे, मांग जनित। ठीक है, मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, एक कारण तो हो गया कि भाई मांग और पूर्ति में या आपूर्ति में, है ना, आपूर्ति आपूर्ति से कंफ्यूज मत होना, पूर्ति में या आपूर्ति में, जितनी मांग है उतनी पूर्ति या आपूर्ति नहीं हो पाई, तो फिर मूल्य बढ़ेगा। ठीक है, तो वो हो गई मांग, और आपूर्ति में असंतुलन हुआ, उसकी वजह से मुद्रास्फीति हुई, एक कारण ये हो गया। एक क्या हो गया, लागत जनित, यानी कि आगतों की कीमतों में वृद्धि। अभी आगत क्या होगा, आगत को बोलेंगे इनपुट्स। ठीक है, सामान्यतः इनपुट्स क्या होता है, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी, वो होगी इनपुट्स, है ना। जैसे कि बिस्किट बनाने के लिए क्या आटा चाहिएगा, शक्कर चाहिएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या होगी, इसके लिए इनपुट हो जाएगी। ठीक है, और मशीन वगैरह लगेगी, पैसा लगेगा, ये सारी की सारे इनपुट्स में आ जाएगी, है ना। तो क्या होगा, जब आगतों में, यानी कि वस्तु को बनाने में जिन चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, जो चीजें रॉ मटेरियल, एज ए रॉ मटेरियल लग रही है ना, रॉ मटेरियल कच्चा माल, कच्चा माल लगता है तब जाकर तैयार माल होता है। ठीक है, तो कच्चा माल की कीमतों में अगर वृद्धि हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वस्तु की कीमत स्वाभाविक तौर पे बढ़ेगी, तो इस कारण से भी मुद्रास्फीति हो सकती है ना, समझे। तो आगतों में अगर परिवर्तन हुआ, आगतों में यानी इनपुट्स में, यानी कि रॉ मटेरियल में, यानी कच्चे माल में। ठीक है, इसको कच्चा माल, रॉ मटेरियल बोल दो। कच्चा माल एक तरह से इनपुट का एक टाइप होगा, लेकिन आप समझने के लिए लिख रहा हूं, है ना। ठीक है, तो अगर इनपुट्स की यानी आगतों की कीमतों में वृद्धि हो गई, इसकी वजह से मुद्रास्फीति हुई, तो उसको बोलेंगे लागत जनित मुद्रास्फीति। और एक कारण भी हो गया, क्योंकि हम कारण पढ़ रहे हैं कि मुद्रास्फीति क्यों होती है, तो क्यों होती है कि अगर की वस्तु को बनाने वाली चीजों की ही कीमतें बढ़ गई, है ना, वस्तु को बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है उनकी ही कीमतें बढ़ गई, जिन संसाधनों की आवश्यकता है उनकी ही कीमतें बढ़ गई, तो फिर तब भी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो वो हो जाएगी लागत जनित। शुरुआती तौर पे ये दो बताए गए। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये किन्स है ना, किन्स किन्स से
विपरीत कुछ लोगों ने अपने विचार रखे, है ना। किन्स थे मैन, किन्स ने ये सारे बताए थे। किन्स के विपरीत विचार रखा, उन्होंने क्या कहा, मुद्रा। किन्स ने मुद्रा के बारे में कुछ नहीं बताया, मांग और आपूर्ति और इन असंतुलन के बारे में ही बताया, ठीक है। इसके खिलाफ कुछ एक विचारधारा खड़ी हुई, उन्होंने बताया कि मुद्रा, मुद्रा यानी पैसा, यानी मनी, करेंसी, ठीक है। तो थर्ड हो गया मुद्रा जनित, मुद्रा जनित, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें मुद्रा की आपूर्ति के कारण, मुद्रा की आपूर्ति के कारण, समझे। जैसे अगर लोगों के पास में पैसा ज्यादा होगा, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, वस्तुओं को ज्यादा कीमतों पे भी खरीदना स्टार्ट कर देंगे। इस वजह से भी कीमत स्तर में वृद्धि हो सकती है। तो उसको बोलेंगे मुद्रा जनित, मुद्रा की आपूर्ति के कारण हुआ तो उसको बोलेंगे मुद्रा जनित मुद्रास्फीति, ठीक है। मुद्रा की आपूर्ति के कारण हुआ है इसलिए ये, ठीक है। तो सामान्यतः तो मांग जनित और लागत जनित, और थर्ड यानी नए प्रकार का जो ये 1970 के दशक में है ना, किन्स की जो ऊपर की ये जो थ्योरी है, किन्स के विपरीत मुद्रावादियों ने, यानी कि जो मुद्रा को भी, मुद्रावादी कौन, जो कि मुद्रा को अर्थशास्त्र में अहम बताते हैं, मुद्रावादियों ने इस थ्योरी के बारे में बताया है ना। मुद्रावादी, किन्स के विपरीत 1917 में मुद्रावादियों ने बताया कि मुद्रा भी जो कीमत स्तर है सामान्य, इसमें परिवर्तन के लिए अहम रोल निभाती है। तो हम देखेंगे ना आगे, जैसे आपने पढ़ा ही होगा कि सरकार मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करती है, रेपो रेट, सीआरआर, इनमें ऊपर नीचे करती है ना, अप डाउन करवाती है, ठीक है। इसकी वजह से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो फिर वो कारण क्या है, एक तरह से मुद्रा, मुद्रा की आपूर्ति को ही तो कंट्रोल करने की कोशिश करती है सरकार उस टाइम। इसलिए इम्पोर्टेंट इसको भी माना गया कि हाँ मुद्रा के कारण भी होती है। अगर बाजार में यानी कि पब्लिक के पास अगर मुद्रा की आपूर्ति ज्यादा हुई तो कीमतों के सामान्य स्तर में भी वृद्धि होगी, इसको देखा गया, स्वाभाविक तौर पे वृद्धि होगी। तो इसलिए इसको भी माना गया कि हाँ तीसरा कारण ये भी है, ठीक है। तो अब क्या हो गए, तीन कारण हो गए, शुरुआत में दो थे, अब तीन कारण हो गए, मांग जनित, लागत जनित और मुद्रा जनित। मुद्रा के कारण है तो उसको मुद्रा जनित बोलेंगे, मुद्रास्फीति, ठीक है, इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो मुद्रा की सप्लाई में ये हो गए हमारे दो कारण, ठीक है। फिर कैसे मापी जाती है, मेजरमेंट, देखो मेजरमेंट में ज्यादा कुछ नहीं, दो टाइप से मापी जाती है, ठीक है। कैसे मापी जाती है, ठीक है। देखो थोक स्तर पे देखने के लिए एक तो होता है थोक स्तर पर, तो उसमें हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक, ठीक है। और एक हो जाएगा खुदरा, रिटेल, उसको बोलेंगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। सरकार जो हेडलाइन बोलती है ना, हेडलाइन मुद्रास्फीति के बारे में जब बात की जाती है तो वो इससे देखा जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से देखा जाता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो कैसे मापा जाएगा, दो स्तर पे मापा जाएगा, थोक यानी होलसेल स्तर पे, होलसेल प्राइस को अगर आप कंसीडर करके मुद्रास्फीति देखोगे तो उसको बोलेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक। और उसको रिटेल पे यानी उपभोक्ता के लेवल पे जाके देखेंगे, निचले
मतलब लास्ट में जब बिकती है वो वहां की कीमत को देखोगे तो वो हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। ठीक है, वो हो गया डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये थोक स्तर पे और खुदरा स्तर पे यानी होलसेल और रिटेल। ठीक है, इस दो तरह से मापा जाता है। जो सरकार हेडलाइन मुद्रास्फीति मापती है वो मेन एक तरह से सीपीआई है ना, सीपीआई से ही मापा जाता है। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम, है ना, सीपीआई का। इधर देखो, अब इसमें क्या होगा, सीपीआई x+1 माइनस सीपीआई एक्स अपॉन सीपीआई एक्स इंटू 100। ठीक है, ये हो गया प्रतिशत में इसका मापन, मुद्रास्फीति का प्रतिशत में मापन। इसमें क्या होगा, देखो एक्स हो जाएगा आधार वर्ष, जिस वर्ष से हम तुलना कर रहे हैं, एक्स मतलब आधार वर्ष। ठीक है, पिछला साल या जो भी आधार वर्ष। ठीक है, x+1 हो गया जिस वर्ष से करंट, वर्तमान वर्ष, या जिस वर्ष से आप तुलना करना चाह रहे हो उससे, है ना। वर्तमान वर्ष का मतलब इधर क्या लोगे आप, जिस वर्ष के मुद्रास्फीति आपको चाहिए वो वाला वर्ष। ठीक है, x+1। ठीक है, तो जैसे कि क्या हो गया आधार वर्ष में, जैसे समझ लो आप ले लो एक तरह से चावल, है ना। चावल की कीमत वैसे इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन एग्जाम्पल है ना। चावल की कीमत क्या 100 रुपए थी आधार वर्ष में, फिर क्या हुआ वर्तमान वर्ष में यानी अगले साल में या कुछ 2-3 साल बाद में जो भी है ना, तो आप उसकी कीमत होगी जैसे 120 रुपए। ठीक है, ये हो गई। तो फिर अब मुद्रास्फीति कैसे मापेंगे, तो मुद्रास्फीति इस फॉर्मूले को देखोगे आप कैसे, क्या हो जाएगा 120 उसमें से 100 गए डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ये हो गया यानी कि 20/100 इंटू, यानी कि 20% आ जाएगा, है ना, यानी कि 20%। फॉर्मूले को आपको सिर्फ एक बार देखना है कैसे क्या निकाला जाता है, इसलिए मैंने लिखा। बाकी इतना कुछ आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं है, आपको फॉर्मूले समझ में नहीं आए तो आप इतना लोड मत लीजिए। कैसे क्या है कि आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष का जो मूल्य है, कितना परिवर्तन है, उसको प्रतिशत के रूप में मापना। ठीक है, मापना पड़ेगा ना हमें, तो प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। ठीक है, उसको बोलेंगे मुद्रास्फीति, है ना। मुद्रास्फीति को कैसे मापेंगे, तो आधार वर्ष है और वर्तमान वर्ष है, उसकी जो कीमत स्तर में कितना परिवर्तन हुआ, कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, इसको पॉइंट्स में भी बोला जा सकता है, जैसे 20 पॉइंट्स यानी 20 बिंदुओं का परिवर्तन, वैसे भी मापा जा सकता है। ठीक है, तो ये कैसे, ये क्या हुआ, कैसे मापा जाता है मुद्रास्फीति को, ये बात हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके जो कंट्रोल के उपाय, नियंत्रण के उपाय, जैसे कारण हमने पढ़े ना 3, मांग जनित, आपूर्ति जनित और लागत जनित। मांग जनित, आपूर्ति जनित एक ही है, लागत जनित होगी और एक मुद्रा जनित। 3 कारण है, 3 कारणों से मुद्रास्फीति होती है। तो यही 3 कारण वापस क्या करेंगे, हमारे उपाय बनेंगे आगे जाके नियंत्रण के। ठीक है, तो इन्हीं की सप्लाई को, मांग आपूर्ति की सप्लाई को ऊपर नीचे करेंगे तो फिर मुद्रास्फीति कंट्रोल में आने की कोशिश होगी। लागत जनित है तो उसकी जो पीछे की लागत है उसमें परिवर्तन करने की कोशिश है। वैसे मैं डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में, मैं बस आपको एक तरह से दिखा रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्या रहेगा। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नियंत्रण के उपाय पढ़ेंगे, फिर मुद्रास्फीति के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकार तो देखो दोस्तों वही है ना, कि एक तो जो लो लो इन्फ्लेशन होंगे ना, प्रकार में 3 हो जाएंगे, लो, गैलोपिंग और हाइपर, ये 3 प्रकार में, ये 3 हम पढ़ेंगे, लो, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन और हाइपर। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको कैसा लगा वीडियो, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।